आज हम रूबरू होंगे सुरेश अग्रवाल जी से, जिन्होंने व्यापार जगत के साथ साथ समाज सेवा में भी अहम योगदान दिया है। 16-17 की उम्र में ही कॉलेज के साथ साथ व्यापार में हाथ बटाने लगे। साथ ही 18 साल की उम्र में तो सामाजिक सेवाएं भी देने लगे। लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना इन्हें सुकून देता है। ये 2013 से फोर्टी के प्रेसिडेंट पद पर हैं। फोर्टी यानी कि फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो राजस्थान के उद्योगपतियों और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष संगठन है। इन्होंने अपने प्रयासों से फोर्टी को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। ये अग्रवाल समाज में भी अहम योगदान निभाने के लिए जाने जाते हैं। सुरेश जी अग्रवाल शिक्षा समिति के प्रेसिडेंट भी हैं। ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी एवं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ही इज द फेस ऑफ फोर्टी एंड द डायरेक्टर ऑफ गंगानगर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, अ वेरी रिनाउंड ऑटोमोबाइल कंपनी ऑफ राजस्थान। इसके साथ ही अफ्रीका में एक्सपोर्ट का बिजनेस भी कर रहे हैं। इनका मानना है कि सफलता के लिए सिर्फ एक विचार का होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे कार्य रूप में उतारने की सही नीयत, तरीका और कड़ी मेहनत की भी ज़रूरत होती है। ये कहते हैं कि समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है, उससे आगे बढ़ने की क्षमता हम में होनी चाहिए। आइए मिलते हैं व्यापार जगत की जानी मानी हस्ती सुरेश अग्रवाल जी से। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रियलिटी विद रीत के इस खास एपिसोड में। आज आपके सफ़र से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी और बहुत कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। महज 16-17 साल की उम्र में ही आप बिजनेस में आ गए थे और 18 साल की उम्र में तो आपने समाज सेवा की तरफ भी रुख कर लिया था। तो आप बिजनेस और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह बैलेंस करके चलते हैं, ये मैं जानना चाहूँगी। मारवाड़ी परिवारों में पहले ऐसा होता था कि बच्चा पढ़ रहा है और साथ के साथ दुकान पे काम कर सकता है, तो क्यों नहीं इसको बिजनेस में भी इन्वॉल्व किया जाए। तो हमारे फादर की भी सोच ऐसी थी कि बच्चे को साथ के साथ अपने फ्री टाइम में उस दुकान पे आए, अपना खेल कूद और पढ़ाई का टाइम भी अपने हिसाब से निकालें। तो जैसे स्कूल से हम लोग आते थे तकरीबन 1 बजे, तो उसके बाद 2-3 बजे दुकान चले जाते थे। दुकान के बाद धीरे धीरे नई दुकान खोली, उसमें हमारे पास जो मैनेजर वगैरह रखे थे वो छुट्टी पे चले गए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरे पास आ गई। तो तकरीबन 16 साल की उम्र में यहाँ मैंने बिजनेस करना चालू कर दिया था और 18 साल की उम्र में फुल फ्लैश दिल्ली चला गया था। दिल्ली मैंने जो मेरी एजुकेशन हुई वो वैसे ही हुई कि मैं रूटीन में कॉलेज नहीं जा पाया। और साथ साथ मारवाड़ी युवा मंच एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेरे को जनरल सेक्रेटरी, फर्स्ट फाउंडर मेंबर और फाउंडर जनरल सेक्रेटरी में दिल्ली करा। तो इस तरह मेरी एक लाइफ का जो रूटीन था, जो होना चाहिए था कि उसमें एजुकेशन में आगे बढ़ते करते, तो वो एक बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो गए और साथ के साथ सोशल फील्ड में एक एंजॉयमेंट करने लगे। तो उसके साथ साथ उसको और ज़्यादा रेगुलर, उसके बाद वो रेगुलर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा। मैं वहाँ फर्स्ट फाउंडर मेंबर 7-8 साल रहा। फिर मैं जयपुर आ गया, तो जयपुर आने के बाद ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, मेरे को फर्स्ट टाइम में मैं ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन गया। फिर फोर्टी का प्रेसिडेंट बना और फर्स्ट टाइम में मैं अग्रवाल शिक्षा समिति का प्रेसिडेंट बना। साथ के साथ बिजनेस, जब मैं रिटेल करता था तब मैं ऑटोमोबाइल का प्रेसिडेंट, तो बिजनेस के टाइम के साथ साथ ये टाइम निकाल लेते थे कि कैसे न किसी का कुछ अच्छा कर सकते हैं। समाज ने बहुत कुछ दिया है, समाज के लिए अपन क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसी बात को सोचते हुए थोड़ा थोड़ा टाइम अपन ने समाज के लिए निकाला और अपने आप को ये भी कि बिजनेस भी अपना रूटीन में चलता रहे और समाज का काम भी चलता रहे। तो दोनों को बैलेंस बना के चलने की कोशिश की, क्योंकि सुबह का और शाम का टाइम आपके पास बहुत होता है। आप अगर आपका मन इच्छा शक्ति अच्छी हो तो आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। सबसे ज्यादा मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? आज कहाँ से मिलता है? आज तो आपको समाज से ही मिलता है। आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो समाज पे ऑटोमेटिकली आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। बहुत सारा एक बहुत बड़ा तबका है समाज में जो आपको सपोर्ट करता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। वो अपने आप में एक मोटिवेशन है। फैमिली में सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है आपको? फैमिली में मेरे जो दिल्ली वाले चाची, जो मेरे गुरु भी हैं, मेंटोर भी है, जिन्होंने मेरे को
आगे बढ़ाने में या यहाँ तक लाने में उनका पूरा योगदान है। उन्हें वो मेरे आज भी मेंटोर है, आज भी मेरे को हर जगह पे गाइड करते हैं और आगे बढ़ाने में मेरे को योगदान देते हैं और टाइम टू टाइम पूरी सलाह भी देते हैं और संभाल भी लेते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम भी आती है लाइफ में, बहुत सारी जगह जगह पे आई है, तो उस टाइम वो हमेशा आपके साथ साथ रहते हैं। और हाँ, वो बैकबोन। और मैं स्टार्टिंग जो दिल्ली से की थी वो उनके साथ ही की थी, वो वही में हम दोनों साथ ही गए थे दिल्ली। तो मैं जो बिजनेस में सीखा या सोशल लाइफ में जो सीखा, वो उनका पूरा देन उन्हीं की है कि उन्होंने ही टाइम निकालने के लिए मेरे को टाइम दिया कि हाँ ये भी करना चाहिए और बिजनेस कैसे करना चाहिए, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, ज़िंदगी के कैसे असूल होते हैं, वो सारा उन्होंने सिखाया करीब। ओके, तो सर अभी तक के सफ़र में क्या क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? देखो, चुनौतियां तो बहुत सारी है, खाली सिर्फ यही नहीं है कि आपको बिजनेस में भी हर रोज़ चुनौती सामने आती है, फैमिली में भी चुनौतियां आती है और साथ के साथ आप सोशल लाइफ में होते हो तो उससे ज़्यादा चुनौतियां आती है। सोशल लाइफ में आपकी वर्किंग जो है उसमें हर आदमी की कोई ना कोई समस्या। आज हम 40 की बात करें तो 40 के अंदर बहुत सारी व्यापार और उद्योग की समस्या है, तो वो भी अपने आप में चुनौतियाँ हैं। किसी के हम काम आ जाएं, किसी की समस्याओं का समाधान करा पाएँ, वो एक चुनौती है। तो चुनौतियाँ तो पग पग पे है, हम उसका समाधान कैसे करें, पॉजिटिव वे में सोचते हुए हम समाधान करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे समाधान होते भी हैं। तो सर कुछ ऐसा लगता है कि ये वाली जो चुनौती है ये सबसे बड़ी रही हो? देखो, चुनौतियाँ तो जो सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो परिवार की तरफ से आती है कि आप परिवार से कभी भी अपना हिस्सा अलग होता है, परिवार से अलग होते हो, तो परिवार का जब एक अंग टूटता है तो वो सबसे बड़ी तकलीफ होती है और वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती वही होती है जब आप परिवार से अलग होते हैं। मतलब वही हो गया कि आप एक पेड़ से जब एक टहनी अलग होती है, वही वाली चीज। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो सर जब भी आपको समय मिलता है तो उस वक्त आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं ज्यादातर मोबाइल पे चेस खेलना ज्यादा पसंद करता हूँ। मोबाइल पे? मतलब ये मेरा पसंदीदा गेम जो है वो चेस है। ओके। तो हाँ, मैं चेस को ज्यादा एंजॉय करता हूँ। तो फैमिली के साथ ऐसा कोई गेम जो आप खेलना पसंद करते हो? ताश। हाँ, ताश का गेम फैमिली के साथ खेलते हैं। हमारे मामा जी वगैरह, उनके साथ भी वो गेम मेरा पहले तो सबसे ज़्यादा रूटीन ही था एक कि आप अपने फ्री टाइम में ताश खेलो, पर अब ज़्यादा चेस खेलता हूँ। ओके। अब टाइम मिलता भी कम, बहुत कम टाइम मिलता। तो सर जैसे कि गवर्नमेंट भी अभी युवाओं को बिजनेस की ओर अग्रसर करने के लिए बहुत सी स्कीम्स लेकर आ रही है और हर व्यापारी चाहता भी है कि वो एक सफल व्यापारी बने, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो अभी प्रॉब्लम क्या है, यूथ के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूथ कागज पे प्रोग्राम बनाता है, अपनी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है कि सपोज करो वो 1 लाख रुपए लगा रहा है, तो 1 लाख रुपए में मैं साल में ये काम करूंगा, ये टर्नओवर होगी, ऐसे होगा, ये मेरा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा। तो आज का यूथ बहुत जल्दी में है, पैसे कमाने की जल्दी में है और वो जो प्रोग्राम है उसमें मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं। जब वो फेल हो जाते हैं उसमें, तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है बच्चों के लिए या मदर फादर के लिए कि उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे वो खुद पर्सनली ध्यान दे कि बच्चे की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या है। 101% कोई भी आदमी पहले साल में पैसा नहीं कमा सकता। बिल्कुल। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसी बननी चाहिए कि मेरे को फर्स्ट ईयर लॉस में आना है, मेरे को इतना पैसा इसमें खोना है, सेकेंड ईयर में इवन में आऊँगा, थर्ड ईयर में इसकी भरपाई करूँगा जो फर्स्ट ईयर लॉस किया है। इस तरह धीरे धीरे अगर वो बढ़ता रहेगा तो डेफिनेटली सफलता उसके कदम चूमेगी और अदरवाइज वो डिप्रेशन में आके अपने परिवार पे भी एक बोझ बनता है। और आज की तारीख में करीब करीब हर महीने कुछ मदर फादर बच्चों को लेके आते हैं, सेम पोजीशन, करीब करीब बच्चों की सेम पोजीशन है कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके सर, क्योंकि 40 राजस्थान की ट्रेड एंड इंडस्ट्री का एक एपेक्स चैम्बर है, तो 40 के सामने क्या क्या चुनौतियां रहती हैं? एज ए प्रेसिडेंट आप क्या क्या चुनौतियां देखते हैं 40 के सामने? 40 के सामने एक्चुअल में सबसे बड़ी चुनौती आती है कि व्यापार और उद्योग में रोज की कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी न किसी ट्रेड से संबंधित अलग अलग है। उस चुनौतियों को हम सरकार से
या सेमी सरकार की जो भी पॉलिसियाँ, उसमें हम कैसे उनको ठीक करा के और उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग से संबंधित है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, किसी न किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है या कुछ हो रहा है, हमारे को जाना पड़ता है, आरबीआई तक भी जाना पड़ता है और हम कोशिश करते हैं उनकी चुनौतियों को ठीक करा पाएँ, उनकी समस्याओं का समाधान करा पाएँ। ऐसे ही सरकार की तरफ से अभी लेटेस्ट 43B की धारा आई है, उस धारा में प्रोविज़न है कि 15 दिन के अंदर एमएसएमई को माइक्रो और स्मॉल को पेमेंट करना इंडस्ट्री को कंपलसरी है। इसमें भी बहुत सारा व्यापार है, जैसे कपड़े का व्यापार है। कपड़े का व्यापार आज की तारीख में 6 महीने के उधार पे चलता है। अगर इस समस्या का समाधान, अभी हालात ट्रेड की बहुत ख़राब है, अगर ये समस्या का समाधान सरकार नहीं करती है तो एक बार के लिए बिजनेस काफ़ी डाउन चला जाएगा। हो सकता है आने वाले टाइम में उस बिजनेस को सर्वाइव होने में थोड़ा टाइम लगे। सरकार पॉलिसी नो डाउट अच्छी लाई है कि कैसे लोगों के पास टाइम से पेमेंट पहुंचे और उनका बिजनेस रूटीन बढ़े, पर बहुत सारे व्यापार ऐसे हैं जो जिनका रूटीन ही ऐसा नहीं बन सकता। अभी तो हाल फिलहाल बनने में हो सकता है 2 साल लगे, 2 साल में वो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की चुनौतियां रोज सामने कोई ना कोई व्यापार उद्योग से संबंधित आती है और वो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि उनका हम समाधान कराने के लिए, चाहे हमारे को राजस्थान के सीएम साहब से मिलना हो, चाहे सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिलना हो, उनसे मिलके हम उन समस्याओं का वहाँ रखते हैं और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उनका समाधान हो पाए। सर 40 को लेके आगे की क्या प्लानिंग देखते हैं, क्या विजन आपके ध्यान में है? 40 को लेके हमारा विजन ये है कि हम 40 का कोई भी एक इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट हमारा परमानेंट फिक्स हो जाए, जिसमें हम इंटरनेशनल इवेंट कर पाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा राजस्थान का एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, हमारा व्यापार उद्योग कैसे बढ़े, राजस्थान की जीडीपी कैसे बढ़े। हमारा फोकस यही है कि हम राजस्थान के व्यापार उद्योग को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाके कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों को फ़ायदा दिला सकते हैं। और सर व्यापार करने का आपका मूल मंत्र क्या है? सबसे पहले है कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाएं, उसको हार्ड वर्क के साथ और एक सिस्टम के साथ, कि आपके पास ये पता है कि आपके पास इतना टाइम है, इतना टाइम आप इस बिज़नेस में दे सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कठिन परिश्रम ईमानदारी से करते हुए और एक सिस्टम के साथ, कि आपके पास सोच लो पैसा तो है 1 करोड़ में और आप बिज़नेस सोच रहे हो 50 करोड़ में, नहीं हो सकता। उतना ही फाइनेंस के साथ उस बिज़नेस को आप मल्टीप्लाई धीरे धीरे करते जाएं। उसके लिए पूरा, अगर रतन टाटा का एक कोड है कि सपने वो पूरे नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो पूरे होते हैं जो रात को आपको सोने नहीं देते। तो इसमें आपको वो, जब आप हार्ड वर्किंग करते हैं और एक पूरी तन्मय के साथ काम करते हैं, तो जब आप रात को सोने जाते हैं और वो आपको सोने नहीं देते, उसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको सोचने में मजबूर करते हैं कि कल इसमें ये काम करना है, कल ऐसे करना है, ये करना है, तो डेफिनेटली आप उसमें कामयाब होंगे। बिल्कुल सही बात कही सर आप। तो एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, या फिर कहूँ कि एक मैसेज जो आप रियलिटी विथ रीत के थ्रू सब तक पहुँचाना चाहें, वो ज़रूर आपसे सुनना चाहें। मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे, बिजनेस में तो बच्चे ही आ रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप भी आ रहे हैं, बहुत सारे, पर बिजनेस आप वो करो जिसको एंजॉय कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बच्चे बिजनेस को टेंशन समझ लेते हैं, बिजनेस को एक बोझ समझ लेते हैं। बोझ नहीं, बिजनेस को एंजॉय करते हुए आप कुछ भी करो पर उसमें एंजॉय करो। जब आप उसमें एंजॉय करोगे तो आप उसको और ज़्यादा कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। हार्ड वर्किंग के साथ आप उसको एंजॉय करो और एंजॉय करते हुए बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली आप कामयाब होगे और आगे बढ़ोगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए आज निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आभार आपका रीत जी कि आपने खुद ने ये टाइम दिया, और अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि आपका चैनल कामयाब हो और आप बुलंदियों पे पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक छोटा सा तोहफा रियलिटी विथ रीत की पूरी टीम की ओर से आपके लिए। थैंक यू वेरी मच रीत जी, थैंक यू। आपकी पूरी टीम कामयाबी के कदम चूमे और रोज ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पे आप सभी लोग पहुंचो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।